गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्कूल। आज हम लोग सीखेंगे कैसे राइटिंग के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी सीएसई 2026 में कैसे आया है, उसमें सेक्शन ए का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें दो सेक्शन रहता है, एक रहता है सेक्शन ए, एक रहता है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें टोटल 4 टॉपिक्स है और उसी में से हम लोग को एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। और इस बार जो ऐसे का ट्रेंड है उसमें दोनों ऐसे फिलोसॉफिकल आया है। तो फिलोसॉफिकल आया है मतलब हम लोग को अभी कैसे लिखेंगे ऐसे, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मैंने 2 बार यूपीएससी सीएसई मेंस लिखा। एक बार मुझे एसए में मिला था 126 और एक बार मिला 135। तो एसए में हम लोग को देते हैं 3 आवर्स और उसमें 2 एसए में रहता है 250 मार्क्स और टोटल वर्ड लिमिट रहता है 1000 to 1200। ये जो वर्ड लिमिट है एक्चुअली ये ऐसा नहीं कि आप लोग 1250 वर्ड नहीं लिख सकते, आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को टाइम परमिट करे इसीलिए ये वर्ड लिमिट दिया जाता है। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि 1300 वर्ड मान लीजिए आप लिख लिया ऐसे में तो आपका ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप 900 वर्ड लिखा तो आपका ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 900 वर्ड लिखेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा हाथ में, तो अब दिक्कत है और आपका मार्क्स कम हो सकता है क्योंकि आप कम कंटेंट लिखे हैं। और ऐसे में क्या है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि एक पेज में आप लोग कितना वर्ड लिखते हैं। सपोज एक पेज में आप लोग 200 वर्ड लिखते हैं तो टोटल 1200 वर्ड के लिए आप लोगों को 6 पेज लिखना पड़ेगा। और एसए का एक बेनिफिट क्या है, लास्ट ईयर जो एसए का हाईएस्ट मार्क था ये था 175 मार्क्स। एक्चुअली जीएस में क्या होता है, एवरेजिंग होता है। सब लोग ऑलमोस्ट 110 120 के आसपास सब लोगों को मार्क्स मिलता है। लेकिन ऐसे और एथिक्स ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसमें आप लोगों को मेहनत कम करके आप लोग ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं और आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन में सुविधा होता है। तो इसमें कौन सा ऐसे, मैंने पर्सनली कौन सा ऐसे इधर लिखना मैं पसंद करूंगा, उसमें पहला टॉपिक क्या है, ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। Second topic, a grateful mind is very beautiful. Third topic, a thorn is a changed bud. Fourth topic, when two elephants fight, it is the grass that gets trampled. So, मैं इसी में से जो सेकेंड टॉपिक है वो सेकेंड टॉपिक लिखना पसंद करूंगा, ए ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं कैसे अप्रोच करूंगा, तो एग्जाम हॉल में जाके जब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तब मैं क्या करूंगा, जो ऐसे का खाता है, जो कॉपी हमको हाथ में देगा एग्जाम में, तो उसमें लास्ट 4 पेजेस में जो 4 पेजेस में से जो फर्स्ट पेज है उसमें मैंने आउटलाइन बनाना शुरू कर दूंगा। और ये आउटलाइन में इनिशियल 10 to 15 मिनट्स के अंदर मैं ये आउटलाइन लिख के फिनिश करूंगा। उसके बाद मैंने ऐसे लिखना शुरू करूंगा। और ये आउटलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आउटलाइन आपको एक दिशा दिखाएगा कि किस दिशा में आपको ऐसे लिखना चाहिए। तो टॉपिक क्या है, ए ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। और मैं ये असमीज में एक तो ट्रांसलेशन लिखा हूं क्योंकि मेरा काफी सारा स्टूडेंट असमीज बैकग्राउंड से है तो इसलिए ये लिखा हूं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ये वर्ड हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम एक एनेक्डोट देंगे। आप लोगों को बहुत सारा लोगों का बहुत सारा दूसरा दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा जो तरीका है इसी तरीका में मैंने यूपीएससी में 126 135 लाया था। और ये तरीका ऐसा है कि, और एक बार तो मैंने स्टेट पीसीएस में 200 लाया था ऐसे में आउट ऑफ 250। तो मैं मानता हूं कि ऐसे मेरा ऐसे थोड़ा बढ़िया लिखा था मैंने, इसलिए मैंने मानता हूं। तो जो इंट्रोडक्शन होगा इसमें मैंने क्या करता हूं, हमेशा एक एनेक्डोट देता हूं। और एनेक्डोट में मैं एक ऐसा नाम यूज करता हूं जो नाम होगा नॉर्थ ईस्ट से, और वो नाम होगा ट्राइबल नेम। आइदर मैं किसी कार्बी नेम दूंगा, नहीं तो खासी गारो, या इसमें मैंने एक तो मिजो नाम दिया है, मिजोरम से मिजो नाम दिया है। उसमें मैंने क्या लिखा कि मिजोरम का एक जगह है लुंगलेई, उसमें एक आदमी था, एक लड़का था जिसका नाम था एल फैनखामा। उसने
क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा और उसका टीचर, हिज टीचर मिस्टर ब्राउन सेक्रीफाइस्ड ए लव हिज लाइफ इन बैक होम इन यूएसए टू स्प्रेड द कॉज ऑफ एजुकेशन। तो उसने अपना लाइफ सेक्रीफाइस करके कॉज ऑफ एजुकेशन बढ़ा दिया था। और फैनखामा was grateful and determined to serve the Mizo people like his teacher. Later, he became a doctor, and today he is known widely in Mizoram as the man with a stethoscope. इसमें मैंने यही बोलना चाहता हूं कि फैनखामा का he has a beautiful mind, which is always grateful to the contributions of his teacher. मतलब फैनखामा का एक ग्रेटफुल माइंड था, जो ग्रेटफुल माइंड वो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन जो था उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल था, और उसी से वो इंस्पायर्ड हुआ और इंस्पायर्ड होके मिजोरम को एक ब्यूटीफुल स्टेट बनाया। ए ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। फैनखामा का एक ग्रेटफुल माइंड था, ग्रेटफुलनेस फॉर हिज टीचर, और उसी का वजह से उसने एक बहुत ब्यूटीफुल काम किया और उसी से मिजोरम को एक ब्यूटीफुल स्टेट बनाया। मतलब ऐसा एक मैंने एनिकदत दिया। और एनिकदत का भाषा ऐसे का हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ऐसे के लिए आपको वोकैबुलरी बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका जो राइटिंग है वो राइटिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए ऐसे के लिए। मतलब आप ऐसा इंग्लिश लिखिएगा जैसे एग्जामिनर को थोड़ा पसंद आए। लैंग्वेज, ऐसे का लैंग्वेज होना चाहिए हमेशा लूसिड लैंग्वेज, और ऐसे का जो फ्लो है वो फ्लो हमेशा मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट द ऐसे। और जो टॉपिक है उसी टॉपिक में आप लोग हमेशा स्टिक करके रहना चाहिए। मतलब यू शुड ऑलवेज स्टिक टू योर टॉपिक। टॉपिक क्या है? ए ग्रेटफुल माइंड इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ए ग्रेटफुल माइंड इज अगली, ये नहीं बोल सकते हैं। हमेशा यही बोलिए कि ग्रेटफुल माइंड इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यही टॉपिक में आप लोग हमेशा स्टिक होते रहिए। तो ऐसा एनिकडोट मैंने एक तो दिया। देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा, जे उसमें मैंने एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए यही लिखा कि इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वी विल सी हाउ द अबव स्टेटमेंट ए ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल होल्ड गुड इन डिफरेंट फेसेट्स। ये स्टेटमेंट से हमने कंटिन्यूटी किया। और ये जो एग्जांपल मैंने दिया एनिकडोट में, ये आप लोग दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग, मैं पसंद करता हूं हमेशा एक ट्राइबल नेम देने के लिए पसंद करता हूं मैं, क्योंकि वो ट्राइबल नेम देके मेरा रिजल्ट मिला है, मैंने अच्छा मार्क्स लाया है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सीएससी दोनों में। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डिफरेंट फेसेट्स लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे? सोशल लिखेंगे, पॉलिटिकल लिखेंगे, इकोनॉमिक लिखेंगे, हो सके तो कल्चरल लिखेंगे, लिटरेचर लिखेंगे, इंटरनेशनल लिखेंगे, हिस्टोरिकल लिखेंगे। ऐसा डिफरेंट फेसेट्स हम लोग लिखेंगे। पहला में क्या लिखेंगे हम? सोशल में। आप लोग इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिएगा। मैंने ये आउटलाइन लिखा हो, किसी किसी टॉपिक आउटलाइन में मैंने इलाबोरेट किया हूं, लेकिन इसमें मैंने इलाबोरेट नहीं किया। मैंने क्या क्या लिखा कि ग्रेटफुल सन और डॉटर्स केयर टू एजेड पेरेंट्स टू हेल्प टू मेक वर्ल्ड ए ब्यूटीफुल प्लेस। If son or daughter is grateful to their parents, then they can make a beautiful world. Palliative care, geriatric care, वो सब में बेहतर होगा। और अपना जो सन और डॉटर जब बुढ़ा होगा, जब वो लोग एजेड हो जाएगा, तब उन लोगों का जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो नेक्स्ट जनरेशन उन लोगों के बारे में सोचेगा। तो मतलब दुनिया में क्या होगा? एक दूसरे का केयर रखेगा तो दुनिया एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड बन सकता है। तो ये होगा सोशल कॉज में, ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। सेकेंड टॉपिक मैंने सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हूं कि रेस्पेक्ट टू सीनियर्स, रेस्पेक्ट टू प्रीवियस जनरेशन, फ्रॉम होम वी लर्न, बाइंडिंग फोर्स ऑफ सोशल फैब्रिक। अभी सोसाइटी में क्या हुआ? लोगों को इज्जत नहीं देते हैं। उसमें हम लोग क्या करना चाहिए कि हम लोग जो नया जनरेशन है, नया जनरेशन जो हम लोग पुराना जनरेशन से जो नॉलेज हम लोगों को मिला है, वो इसीलिए हम लोग ग्रेटफुल होना चाहिए पुराना जनरेशन के ऊपर। जैसे अभी एआई का टाइम आ गया, एजेंटिक एआई का टाइम आ गया, किसी ने पहले कंप्यूटर बनाया था, और इसलिए हम लोग ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम लोग का ओल्ड जनरेशन ने कंप्यूटर बनाया और उसी कंप्यूटर के ऊपर काम करके हम लोग आजकल एआई रिवोल्यूशन लाए हैं। तो और हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, वो लोग कुछ नया डेवलपमेंट जब करेगा, उन लोग यही सोचेगा कि हम लोग का जो पहले जनरेशन था उन लोगों ने एआई लाया, और एआई का वजह से अभी हम लोग ये नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेके आ पा रहा हो। तो तब क्या होगा? दुनिया एक ब्यूटीफुल, मतलब वर्ल्ड विल बी ए ब्यूटीफुल प्लेस।
थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा, एवरीवन इज गिवन बर्थ बाय ए मदर। हालांकि आजकल आईवीएफ या बहुत सारा ऑप्शन हो गया है, लेकिन बाय ए मदर। पीपुल हैव सीन स्ट्रगल ऑफ ए मदर, मदर का स्ट्रगल हम लोग देखे हैं। ए ग्रेटफुल माइंड विल ट्राई टू गिव ए गुड लिवेबल कंडीशन फॉर मदर एंड हेंस ऑल वुमेन। मतलब ऑल वुमेन के लिए हम एक मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना माँ का प्यार, माँ का जो मेहनत वो हम लोग देखे हैं, इसलिए हम लोग वुमेन के लिए थोड़ा कॉम्पेशनेट एम्पैथिक होना चाहिए। और अगर ये हम बनेंगे तब क्या होगा, दिस वॉज परफेक्टली मैनिफेस्टेड इन द मूवी द ग्रेट इंडियन किचन। एक केरला का मूवी है, मलयालम मूवी है द ग्रेट इंडियन किचन। उसमें क्या होता है, हम लोग एक वुमेन हैविंग पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल था, ये वुमेन का पोटेंशियल था, फाउंड इट हार्ड टू कोप अप विथ ए पेट्रियार्कल सोसाइटी। मतलब उनका जो हस्बैंड था वो बहुत डोमिनेटिंग था और वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के साथ कोप अप करना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि उनका वाइफ भी पेट्रियार्कल सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशंस बाइंडिंग्स सब माने। लेकिन क्या हुआ, ये वुमेन ने, उसका पोटेंशियल था, उसने क्या किया कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का बाइंडिंग छोड़ के लेटर बिकेम ए सक्सेसफुल डांस टीचर, पुट एन एंड टू बैरियर्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। मतलब वो बाद में बहुत सक्सेसफुल बन गई। वो बाद में एक अपना गाड़ी लेके डांस क्लास में आती है वो। और उनका जो हस्बैंड था जिसने उसको डिवोर्स दिया, हस्बैंड ने नहीं दिया, वो जो औरत ने जो डिवोर्स दिया, फिर वो हस्बैंड ने एक दूसरा लड़की शादी किया। और फिर जैसे ये वो शादी से बाहर आ गया, जैसा जैसे हाल था वो पेट्रियार्कल घर में, वही वुमेन का फिर से वही हाल बन गया। मतलब वो वही पेट्रियार्कल सेटअप में अपना जिंदगी बिगाड़ दिया। लेकिन ये वुमेन ने ये बैरियर्स तोड़ के बाहर आ गया और कंजर्वेटिव से बाहर आके वो अपना लाइफ जीता। मतलब ऐसा एग्जाम्पल, जैसे मूवी का एग्जाम्पल, कोई नोवेल का एग्जाम्पल, नोवेल जैसा द ओल्ड मैन एंड द सी, ऐसा इंस्पायरिंग मूवी है, तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों को एग्जाम में देना चाहिए। और मूवी का एग्जाम्पल दीजिए, कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो ये सब, और कोई बुक का एग्जाम्पल आप दे सकता है। ये सबसे एग्जाम में हम लोग का मार्क्स बढ़ेगा। ये हो गया सोशल। सोशल में हम लोग टोटल तीन टॉपिक के ऊपर लिखेंगे, 3 या 2। सोशल में हम लोग मैं क्या पसंद करता हूं, सोशल में एक आप वुमेन के बारे में लिखिए, एक आप यूथ के बारे में लिखिए, और एक आप चाइल्ड के बारे में आप लोग लिख सकता है सोशल में। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में हम क्या देखेंगे, पॉलिटिकल में हम यही एग्जांपल दिए हैं कि इंडियन वुमेन सफर्ड ए लॉट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, लाइक्स ऑफ कनकलता बरुआ, भोगेश्वरी फुकननी gave their lives for independence of India. A grateful nation recognized women's rights by adopting universal adult suffrage through the Constitution of India on 26th January 1950. A grateful and beautiful nation now wants to bring Nari Shakti Bandhan Adhiniyam to provide 33% reservation of seats for women and assemblies. Making political space more representative will make our nation ever beautiful. इसका मतलब है कि पहले वुमेन बहुत स्ट्रगल किया, कनकलता बरुआ, भोगेश्वरी फुकननी, ये लोग अपना लाइफ दिया देश के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तब 1950 26 जनवरी को ग्रेटफुल नेशन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, सबको मतलब वोट देने का अधिकार दिया। और अभी क्या चल रहा है, अभी वुमेन रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन जो एक लाया है, वो एक अभी तक पास नहीं हुआ है, बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, वो बिल अभी लाया। तो अभी क्या होगा, वुमेन हम लोग का टोटल इंडिया का टोटल वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन वुमेन है। तो अगर ये 50% पॉपुलेशन को हम पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिव नहीं देंगे तो दिक्कत है, तो देश उतना आगे नहीं बढ़ेगा। अगर सबको रिप्रेजेंटेटिव हम लोग देंगे, मतलब 33% रिजर्वेशन उनको देंगे, होना तो चाहिए 50% रिजर्वेशन, लेकिन 33% हम रिजर्वेशन वुमेन को अगर देंगे, हम लोग एक्चुअली देने वाला नहीं है, ये उन लोगों का राइट है, 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तब क्या होगा, देश और आगे बढ़ेगा।
तो इसमें यही बोलना चाहता हूं, जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है, ए ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब हम इंडिया हमेशा ग्रेटफुल रहा है, जो हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगलर था, उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन उसके लिए ग्रेटफुल हुआ है, और इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, और अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेके आ रहा है। तो तब क्या होगा, इंडिया विल बी ए मोर ब्यूटीफुल कंट्री। वही बोलना चाहता हूं, मतलब हमेशा टॉपिक में फिक्स, टॉपिक में आप लोग स्टिक करके रहिए, टॉपिक हमेशा फिक्स होना चाहिए, टॉपिक से फटकिए मत। उसके बाद हम क्या दे रहे हैं, नेल्सन मंडेला फॉट टू एंड अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड बंद किया। उसके बाद as a gratefulness towards all sections of society, Mandela stopped racial discrimination altogether. Result, today South Africa is a beautiful developing nation with BRICS and G20 membership. नेल्सन मंडेला क्या कर सकते थे, वो उसका एक ग्रेटफुल माइंड था, क्योंकि जब अपार्थाइड बंद किया था तब बहुत लोगों ने नेल्सन मंडेला को सपोर्ट किया था, हालांकि वो व्हाइट हो, तो सपोर्ट किया था। मतलब नेल्सन मंडेला बाद में सबके लिए एज ए शो ऑफ ग्रेटफुलनेस वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑल टुगेदर बंद कर दिया, और टुडे साउथ अफ्रीका बिकम ए ब्यूटीफुल नेशन। ए ग्रेटफुल माइंड इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, ए ग्रेटफुल नेल्सन मंडेला मेक साउथ अफ्रीका ए ब्यूटीफुल नेशन। सो मैंने यही मतलब टॉपिक में मैंने हमेशा स्टिक करके रखा हूं अपना एक्सप्लेनेशन। फिर आया इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हम क्या देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जब भारत स्वाधीन हुआ था तब हम लोग एक पॉलिसी था हम लोग का ट्रेड रेस्ट्रिक्शनिज्म, मतलब हम लोग बाहर के साथ ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगा था कि जैसे अभी चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग सामान बाहर का देश में डंपिंग करता है, तो हम लोग को ऐसा लगा था कि मतलब बाहर का देश हम लोग का इधर जैसे प्री इंडिपेंडेंस में हुआ था, मैनचेस्टर में कपड़ा बनाएगा, क्लॉथ बनाएगा, और हम लोग का जो लोकल वेफर्स है उन लोगों का हालत खराब हो गया था। तो हम लोग को लगा था कि अगर देश का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग को रेस्ट्रिक्शनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आया क्या पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आया। ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आया, मतलब जो जो चीज हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को हम अपना देश में बनाना शुरू कर दिया, और तभी कुछ मतलब सक्सेस स्टोरी बन गया, जैसे स्टील एंड हेवी मशीनरी इंडस्ट्री में सक्सेस स्टोरी बन गया, जैसे टिस्को, टाटा स्टील, ये सब मतलब सक्सेस स्टोरी बन गया। उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म आया 1991 में, और उसी से क्या हुआ, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस वो सब इंडिया में आया, और हम लोग का इंडस्ट्री को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाया। टुडे इंडियन इकोनॉमी इज ए ब्यूटीफुल वन एज इट इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड फॉर ह्यूज लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल आइटम्स। इसमें मैंने यही बोलना चाहता हूं कि जो हम लोग का गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ने हमेशा ग्रेटफुल रहा है। किसके लिए ग्रेटफुल रहा है, जो हम लोग का इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स का ऊपर गवर्नमेंट ने ट्रस्ट रखा है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स और इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना ट्रस्ट रखा है, और इसीलिए ट्रस्ट रखा है, और इसीलिए एज ए शो ऑफ ग्रेटफुलनेस गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाया। कैसा पॉलिसी, ट्रेड रेस्ट्रिक्शनिज्म, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एलपीजी रिफॉर्म, ये सब पॉलिसी लाया, क्योंकि गवर्नमेंट का ट्रस्ट था अपना लोकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, और इसी के वजह से आज इंडिया एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। जैसे पहले हम लोग मोबाइल फोन्स बहुत इंपोर्ट करते थे, अभी आजकल हम लोग मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहा है मेक इन इंडिया पॉलिसी के वजह से। तो ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ग्रेटफुल रहा है हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, और इसी ये ही इंडिया को एक ब्यूटीफुल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है। तो टॉपिक में मैंने हमेशा स्टिक करके रखा हूं, टॉपिक जो है उसी में मैंने स्टिक किया हूं। और एक पॉइंट हम दे सकते हैं कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ, और पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिकंस्ट्रक्शन में ये दोनों काम किया। उसके बाद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक हमेशा किसके ऊपर ग्रेटफुल रहा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को दिया वर्ल्ड ने,
दुनिया ने, वर्ल्ड ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को दिया, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से वो हमेशा ग्रेटफुल रहा, और ग्रेटफुल रह के वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिकंस्ट्रक्शन में काफी काम किया। और इसी का वजह से आज आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ ने श्रीलंका, पाकिस्तान, ग्रीस, इस टाइप का देश को इकोनॉमिक रिसेशन से आगे उठा के लाया, ऊपर उठा के लाया। तो वर्ल्ड को एक ब्यूटीफुल बनाया। कैसे ब्यूटीफुल बनाया? वो लोग हमेशा ग्रेटफुल रहा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के ऊपर वर्ल्ड ने दिया, इसी के ऊपर ग्रेटफुल रखे वर्ल्ड को, श्रीलंका, पाकिस्तान, ग्रीस जैसा देश को रिसेशन से ऊपर उठा के वर्ल्ड को एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाया है। उसके बाद हम आएंगे हिस्टोरिकल पॉइंट में। हिस्टोरिकल में क्या बना, हम इधर लिखे हैं कि महात्मा गांधी वो गुजरात का एक बहुत एफ्लुएंट फैमिली से था। वो लंदन में जाके लॉ पढ़ा, और लॉ पढ़ के वो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने गया, और प्रैक्टिस करके वो काफी नाम कमाया। और नाम कमा के वो क्या कर सकते थे, वो इंडिया में एक लग्जरियस लाइफ बिता सकते थे, जो नेम एंड फेम उसको साउथ अफ्रीका में मिला। लेकिन उसने क्या किया, उसने एट द एज ऑफ 45 वो इंडिया में वापस आया, और वापस आके उसने एक्सप्लॉइटेड इंडियंस, जो ब्रिटिश का हाथ में एक्सप्लॉइटेड इंडियंस था, उसका हक में लड़ा। और कैसे लड़ा? नॉन वायोलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, इसी मीन्स से वो लोग लड़ा। और इंडिया गेन इंडिपेंडेंस एंड ग्रेटफुल नेशन टुवर्ड्स गांधी ऑप्टेड हिज आइडियोलॉजी इन मेनी स्पीयर्स ऑफ लाइफ। मतलब इंडिया हमेशा ग्रेटफुल रहा महात्मा गांधी के ऊपर, क्योंकि उसका जो पॉलिसी था नॉन वायोलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, उसके ऊपर इंडिया हमेशा ग्रेटफुल रहा। और इंडिया ये सब ब्यूटीफुल पॉलिसी अपना लीडरशिप में यूज किया, जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट एनएएम, और नो फास्ट यूज डॉक्ट्रिन ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी, नो फास्ट यूज डॉक्ट्रिन। और ये सब ने क्या किया, इंडिया को एक वर्ल्ड में बहुत बड़ा अच्छा देश बनाया। मतलब इंडिया हमेशा ग्रेटफुल रहा महात्मा गांधी के ऊपर, और हमें इसीलिए इंडिया एक ब्यूटीफुल देश बना वर्ल्ड में। तो यही पॉइंट है। और हम लोग ऐसा पॉइंट दे सकते हैं, जैसे एसएमएस लिटरेचर में, एसएमएस लिटरेचर ओरिजिनली क्या सोचा गया था कि एसएमएस लिटरेचर एक डायलेक्टिकल वर्जन है बंगाली लैंग्वेज का, क्योंकि 17 एंड 18 सेंचुरी में उतना उसका रिसर्च नहीं हुआ था। उसके बाद किया गया, एक लिटरेचर आया आसाम में, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, और उसका जो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ प्लस स्टूडेंट्स जो लोग कोलकाता में पढ़ रहा था उसी टाइम में 1850 1900 एडी में पढ़ रहा था, वो लोग ने क्या किया, रोज टू द ओकेजन एंड स्टार्टेड एनरिचिंग असमीज लैंग्वेज इन डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। Assamese community became grateful to them and followed their footsteps। और क्या किया, वो लोग का ऊपर ग्रेटफुल रहा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ और उनका जो गैंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो ग्रेटफुल रखे, फिर डिफरेंट जॉनर्स ऑफ आसामीज लैंग्वेज, वो लोग जो असम का नेटिव राइटर्स था वो लोग लिखना शुरू किया, और उसी का वजह से टुडे एसामीज इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज विथ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो ए ग्रेटफुल एसामीज नेशन मेड एसामीज लैंग्वेज ए ब्यूटीफुल वन। मतलब एसामीज पीपल शोड देयर ग्रेटफुलनेस टू लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ एंड हिज स्टूडेंट गैंग, एंड टुडे एसामीज बिकेम ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज विथ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। सो इसी तरह हम लोग एजुकेशन में भी दे सकते हैं, जैसे आप लोग अभी ये क्लास कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से, और इसी का कोई फीस नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट से कोई फीस नहीं लेता हूं। मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि एजुकेशन हमेशा फ्री होना चाहिए, फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग जो आजकल कोचिंग सेंटर 50-60,000 लेता है, 1 लाख रुपए लेता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेता है, और वो सब कैसे लेता है, वो लोग जो मम्मी पापा बहुत मेहनत करके स्टूडेंट को पढ़ाता है, और कोचिंग के नाम से उससे बहुत पैसा ले लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए हमेशा फ्री एंड एक्सेसिबल। और आप कभी भी चार्ज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो वो चार्ज होना चाहिए बहुत नॉमिनल। इसीलिए मैंने हमेशा एजुकेशन फ्री एंड एक्सेसिबल होना पसंद करता हूं, और कभी भी आप चार्ज कर रहे हैं तो वो चार्ज होना चाहिए नॉमिनल। तो जो अभी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, ये जो क्लास है, ये क्लास किसी के वजह से हो रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन फ्री एजुकेशन हो रहा है। ये ऑनलाइन फ्री एजुकेशन के लिए हम ग्रेटफुल किसके ऊपर होना चाहिए, बिग टेक कंपनीज और इंटरनेट के ऊपर हम लोग ग्रेटफुल होना चाहिए।
और इंटरनेट के वजह से आज दुनिया, पृथ्वी, वर्ल्ड एक ब्यूटीफुल प्लेस बना है, क्योंकि मूक आया, मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, फिर डिफरेंट कोर्सेस आया, वेबसाइट्स आया। तो वी आर ग्रेटफुल टू इंटरनेट टू मेक दिस वर्ल्ड, टू मेक दिस एजुकेशन स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड ए ब्यूटीफुल वन। तो ये पॉइंट को थोड़ा इलाबोरेट कीजिए लूसिड लैंग्वेज से। उसके बाद हम लिखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम क्या लिखेंगे, जब पहला मिसाइल टेस्ट हम लोग का अनसक्सेसफुल था, उसी टाइम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज मॉक्ड दैट अमूल बटर कैन बी यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। लेटर ए ग्रेटफुल नेशन गेव हिम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एक्कोलेड। पहले उसको सैटायरिकल वेट लोगों ने बोला कि अमूल बटर भी यूज कर सकते हैं मिसाइल में, अगर ईंधन का कमी है, फ्यूल का कमी है, फ्यूल अगर खराब है तो अमूल बटर यूज कर सकते हैं। फिर ग्रेटफुल नेशन ने क्या किया, जब हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया तो अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला गया। और उसके बाद क्या किया, इंडिया डिड ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इसरो इज ए स्पेस एजेंसी टू बी रेकॉर्ड फॉर ग्लोबली। ये थोड़ा अच्छा लैंग्वेज में लिखिए। तो ये पॉइंट में यही बोलना चाहता हूं कि पहले हम लोग एक ग्रेटफुल नेशन बना। किसके ऊपर ग्रेटफुल, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, इन लोगों के ऊपर हम लोग ग्रेटफुल नेशन बना। और बना के फिर इसरो प्लस इसरो का जो कॉमर्शियल विंग है एंट्रिक्स, वो लोगों ने इतना काम किया स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और टुडे इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री इन स्पेस टेक्नोलॉजी। ये एक पॉइंट मैंने लिखा। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन ऑफिसेस, people were skeptical and resistant. Gradually, they got the benefit and grateful workforce embraced a revolution gracefully. A grateful workforce to technology made workplaces convenient and beautiful. फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया में आया तो गवर्नमेंट ऑफिस में जब इंट्रोड्यूस किया, लोग स्केप्टिकल था कि कंप्यूटर हम लोगों से नहीं होगा। बाद में लोगों को इसका बेनिफिट पता चला, जैसे आजकल एआई आ गया, तो एआई आने के बाद बहुत सारा जो डेटा एंट्री का काम है वो सब खत्म हो गया और लोगों ने इसका बेनिफिट मिला, लोगों ने फील किया कि कंप्यूटर इज ए गुड थिंग। तो इसीलिए क्या हुआ, ए ग्रेटफुल वर्कफोर्स टू टेक्नोलॉजी मेड वर्क प्लेसेस ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट। टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक क्या था, बीच बीच में जब हम ऐसे लिखेंगे तो बीच बीच में हम लोग हमेशा टॉपिक देखते रहेंगे। टॉपिक में क्या लिखा है कि ए ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ए ग्रेटफुल माइंड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी मेक आवर वर्क प्लेसेस ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये टॉपिक है, टॉपिक हम लोग हमेशा देखते रहेंगे। मैं हमेशा टॉपिक देखते रहता हूं। हर एक मतलब जो भी हम लिखेंगे वो चीज को हम टॉपिक के हिसाब से ट्वीक करना है, टॉपिक का हिसाब से उसका चेंज करना है, और क्योंकि हम लोग टॉपिक में हमेशा स्टिक करके रहना है। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्थ का ऊपर। हेल्थ का ऊपर क्या लिखेंगे, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया देयर वर हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एज फॉर एग्जांपल जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एटसेट्रा ब्रॉट रिजल्ट्स। इंडियन became grateful to the government schemes. A grateful government brought National Rural Health Mission to ameliorate people's pain further. Today, National Health Mission, Ayushman Bharat, etc. schemes make Indian healthcare beautiful with further scope of more beautification. मतलब पहले क्या था, हम लोग का इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, फिर गवर्नमेंट ने काफी सारा स्कीम लाया, और स्कीम लाने के बाद इंडियंस बहुत ग्रेटफुल हो गया गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर। आज भी ग्रेटफुल है गवर्नमेंट, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने नेशनल एनआरएचएम लाया, फिर अभी एनआरएचएम का परिवर्तित वर्जन नेशनल हेल्थ मिशन आया है, और आयुष्मान भारत स्कीम आया। तो इसी ये सब ने इंडियन हेल्थ केयर को बहुत ब्यूटीफुल बनाया। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का लायक नहीं था, लेकिन अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत साफ सुथरा, और बहुत सारा मशीन्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल हो गया है। तो Indians are always grateful for the government initiatives, and as a result of that, people's trust increased, and today government healthcare sector has become a beautiful place with future scope of further beautification.
ये हम टॉपिक में स्टिक करके रखे हैं। और एक पॉइंट हम दिए कि इंदिरा गांधी का जो गरीबी हटाओ था, गरीबी हटाओ में क्या किया उन्होंने तो गरीबी हटाओ करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना होगा, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स लाना होगा, और MS स्वामीनाथन द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर यह दायित्व समर्पित किया कि इंडिया को गरीब से पॉवर्टी फ्री करना है इंडिया को। और उसी का रिजल्ट क्या आया, उसी का रिजल्ट आया कि आज इंडिया राइस का ग्लोबली हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस का। और इसमें क्या हुआ, ए हेल्दी नेशन मतलब अच्छा खाना खाएगा तभी तो हेल्दी नेशन बनेगा और तभी गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और ए हेल्दी नेशन showed gratefulness by being a beautiful nation while earning forex revenues। मतलब राइस एक्सपोर्ट किया, उसी का वजह से क्या आया, फॉरेक्स रेवेन्यू आया। तो फॉरेक्स रेवेन्यू आने से इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़िया होता है। तो ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि ए हेल्दी नेशन बिकेम ग्रेटफुल टू इंदिरा गांधीज कंट्रीब्यूशंस एंड टुडे इंडिया बिकेम ए ब्यूटीफुल नेशन इन इकोनॉमिक स्फीयर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हेल्थ में मैंने ये लिखा, ये क्यों हम संभव हुआ, क्योंकि एक हेल्दी नेशन बना। और हेल्थी नेशन कैसे बना, गरीबी हटाओ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये होगा हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमेशा हम लोग ये वर्ड हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, कंक्लूजन वर्ड हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, हम लोग जस्ट कंक्लूजन स्टार्ट देंगे, जैसे कंटिन्यूटी मेंटेन हो। आप लोग लिख भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लिख भी सकता है। जैसे इंट्रोडक्शन वर्ड हम लेकिन नहीं लिखेंगे एग्जाम में, कंक्लूजन वर्ड आप लोग लिख सकता है, इंट्रोडक्शन हम नहीं लिखेंगे, कंक्लूजन भी हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों वर्ड आप लोग ना लिखे एग्जाम में। तो इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें कंक्लूजन मैंने हमेशा एक तो फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दिया। फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या होता है कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन, एक होपफुल कंक्लूजन, एक बहुत मतलब हमारा भविष्य फ्यूचर बेहतर होगा, ऐसा एक कंक्लूजन मैंने हमेशा एग्जाम में देता हूं। और इसमें मैंने क्या लिखा, ए ग्रेटफुल माइंड लर्न्स फ्रॉम ओन फॉल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट ग्लोबली। ए ब्यूटीफुल माइंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिविटी एंड ए पॉजिटिव माइंड हैज zeal to learn newer things always to succeed in future. India as a nation treading cautiously in the cradle of destiny to set an example globally to be a great nation. That great national project means advancement in science and technology, human capital formation, and leading the earth in present geopolitics. A grateful mind of every citizen will make our country a beautiful nation। मतलब इसमें मैंने बेसिकली क्या लिखा, बेसिकली मैंने गुड इंग्लिश वर्ड लिखा, क्रेडल ऑफ डेस्टिनी। तो आप लोग भी हमेशा थोड़ा लैंग्वेज में अपना भाव को थोड़ा बढ़ा दीजिए, गुड इंग्लिश लिखिए हमेशा, थ्रू आउट द ऐसे गुड इंग्लिश लिखना इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया बढ़िया वर्ड लिखिए और भाव में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइए, हमेशा ऐसे में थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए। और इसमें मैंने एक होपफुल नेशन कि हमारा देश एक बहुत बड़ा बहुत बढ़िया देश बनेगा, ऐसा एक होपफुलनेस दिखा के मैंने ऐसे को कंक्लूजन किया हो। तो इतना ही। तो आप लोगों को अगर मान लीजिए वीडियो अच्छा लगा तो हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब मैंने नया कुछ कोशिश करूंगा, जो सेक्शन बी का टॉपिक लाऊंगा, तब आप लोगों को मिलेगा। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ला सकता हूं। अगर मान लीजिए सेपरेट वीडियो नहीं लाया तो मैंने क्या करूंगा, जो हम लोग का यूट्यूब टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल है, उसी में मैंने सेकेंड टॉपिक का ऐसे कैसे लिखेंगे उसी का ऊपर डिटेल्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल में दूंगा। और इसीलिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी डाउट हुआ ऐसे रिलेटेड, क्योंकि ऐसे में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, कुछ भी डाउट हुआ तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसी में आप लोग कांटेक्ट करने से हेजिटेट मत कीजिएगा, और मेल भी कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेस।